अस्सलाम वालेकुम। आई एम चौधरी शाहद। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल टेस्ट प्रिपरेशन बाय चौधरी शाहद। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं बी एल थराजा का चैप्टर नंबर 7 डीसी मोटर का। तो इसके हमने ऑलरेडी 4 पार्ट डिस्कस कर लिए हैं, और अगर आपने 4 पार्ट पहले नहीं देखे तो आप पहले वो देखें। पार्ट नंबर 1 से स्टार्ट करें। उसमें हमने थ्योरी इम्पोर्टेंट जितने भी पॉइंट्स हैं वो डिस्कस किए, ताकि आपको जो है वो डीसी मोटर का प्रॉपर चैप्टर की समझ आ सके। चलें इसका स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज़ नंबर 151 से। स्टार्टिंग रजिस्टर इन अ डीसी मोटर इज़ कनेक्टेड इन। जो स्टार्टिंग रजिस्टर होते हैं बेसिकली, जैसे हमने डिस्कस किया था कि स्टार्टिंग में जो इंडक्शन मोटर है, ये हमने डिस्कस किया था यहाँ पे इस फार्मूले के तहत, जो स्टार्टिंग में जो बैक ईएमएफ होती है वो ज़ीरो होती है। और जब बैक ईएमएफ ज़ीरो होती है तो आर्मेचर का जो करंट होता है वो डिपेंड करता है वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज और आर्मेचर की जो रेजिस्टेंस होती है। आर्मेचर की जो रेजिस्टेंस होती है वो पॉइंट्स में होती है, 0.5 ओम, 0.7 ओम। और वोल्टेज होते हैं 220 वोल्ट, 230 वोल्ट, 250 वोल्ट डीसी के। तो इस वजह से आपका जो आर्मेचर का करंट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है स्टार्टिंग में। तो इसलिए जो हम रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, स्टार्टिंग रेजिस्टेंस वो सीरीज़ विद द आर्मेचर होती है, क्योंकि हमने आर्मेचर का जो करंट होता है उसको लिमिट करना होता है। एमसीक्यूज नंबर 152 है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर आर नॉट सूटेबल फॉर स्टार्टिंग द लार्ज डीसी मोटर बिकॉज, क्योंकि उसमें लार्ज वोल्टेज ड्रॉप में अकर इन द सप्लाई मेन। अगर हम जो है वो लार्ज मोटर को स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर से, तो उसमें हमें रेजिस्टेंस लगानी पड़ेगी स्टार्टिंग में। तो जब रेजिस्टेंस लगाएंगे तो उस रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप बहुत ज़्यादा होगा, तो इस वजह से हम डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर यूज़ नहीं करते लार्ज मोटर में। 153 है, इन वार्डल यूनिट मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल द मिनिमम नंबर ऑफ मशीन्स नीडेड। जो वार्डल यूनिट कंट्रोल मेथड में हमें 3 मशीन रिक्वायर्ड होती है। हमने वार्डल यूनिट जो मेथड है वो डीसी मोटर में हमने डिटेल से डिस्कस किया है। हांडा के जो चैप्टर हमने डिस्कस किया है डीसी मोटर का, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। एमसीक्यू नंबर 154 है, अ वार्डल यूनिट मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल इज़ बेसिकली यूजफुल वेयर यूजली अ वाइड रेंज ऑफ सेंसिटिव स्पीड कंट्रोल इज़ रिक्वायर्ड। क्योंकि जहाँ पे सेंसिटिव स्पीड कंट्रोल रिक्वायर्ड होती है वहाँ पे हम वार्डल यूनिट मेथड यूज़ करते हैं। 155 है, इन वार्डल यूनिट मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल द लोअर लिमिट ऑफ स्पीड इज़ कॉज्ड बाय। अच्छा, वार्डल यूनिट कंट्रोल में हम 3 मशीन यूज़ करते हैं। एक जनरेटर होता है, एक मोटर होती है जो जनरेटर को ऑपरेट करवाती है, ठीक, घुमाती है जनरेटर को। और फिर हम जनरेटर की जो आउटपुट होती हैं एक सेपरेटली एक्साइटेड जो मोटर है उसके रूटर को देते हैं, और जो उस मोटर का जो फील्ड होता है उसको हम सेपरेट सोर्स प्रोवाइड करते हैं। जो जनरेटर का हम जो लोअर लिमिट है मोटर की, वो क्योंकि जो जनरेटर की सप्लाई है वो डायरेक्टली जिस मोटर की हमने स्पीड कंट्रोल करनी है उसके रूटर को जारी होती है। तो इसलिए जो मिनिमम वोल्टेज है जनरेट कर सकता है जनरेटर, वो होता है उसकी रेजिडुअल मैग्नेटिज्म के मुताबिक। मतलब अगर फ़र्ज़ किया है कि उसका जो रेटेड फ्लक्स था किसी जनरेटर का वो 20 वेबर था, और जो उसकी रेजिडुअल मैग्नेटिज्म है वो सिर्फ 5 वेबर है। इसका मतलब वो 5 वेबर मिनिमम फ्लक्स अचीव कर सकता है जनरेटर। 5 वेबर से कम नहीं हो सकता, क्योंकि 5 वेबर तक उसके अंदर स्टोर है। अगर हम उसकी जो फील्ड है वो बंद भी कर दें तो उसमें उसके स्टोर जो उसकी प्रॉपर्टी है कोर की, वो 5 वेबर तक स्टोर कर सकती है। तो इस तरह जो इसका मतलब है जो जनरेटर के टर्मिनल वोल्टेज होंगे वो 5 वेबर के हिसाब से होंगे, क्योंकि आप जनरेटर के जो टर्मिनल वोल्टेज हैं वो फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इसलिए अगर वो 5 वेबर के हिसाब से जो है वो उसके टर्मिनल वोल्टेज होंगे, जो टर्मिनल वोल्टेज हम दें लोवेस्ट अचीव करेगा हमारा जनरेटर, वो सप्लाई होंगे उसके जिसकी उस मोटर को जिसकी हम स्पीड कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, उसके रूटर को सप्लाई जाएगी जनरेटर की। और उस तरह जो स्पीड की लोअर लिमिट है वो भी उस सप्लाई वोल्टेज के हिसाब से उसकी सेट होगी। तो वो जो लोअर लिमिट है वो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म ऑफ जनरेटर पे डिपेंड करती है कि जनरेटर मिनिमम कितने वोल्टेज अचीव कर सकता है। 156 है, इन परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल कैन नॉट बी यूज्ड। परमानेंट मैग्नेट में हम फील्ड करंट वेरिएशन वाला मेथड यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि परमानेंट मैग्नेट में हम जो है मकनातीस यूज़ करते हैं, जिसकी जो फील्ड होता है फ्लक्स होता है वो कांस्टेंट रहता है, तो इसलिए उसमें फील्ड करंट नहीं होता। तो इसलिए उसका जो फील्ड कंट्रोल वाला मेथड है वो इस्तेमाल वहाँ पे नहीं कर सकते स्पीड कंट्रोल के लिए।
157 है, जो 156 में, तो अगर हम उसमें फील्ड कंट्रोल वाला नहीं यूज़ कर सकते तो फिर हम कौन सा उसमें मेथड यूज़ करेंगे, तो आप कमेंट में हमें बताएं। 157 है, इन वार्डनोड मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द मोटर इज़ यूजुअली रिवर्स्ड बाय, अगर हमने उसकी मोटर की डायरेक्शन रिवर्स करनी है तो रिवर्सिंग द कनेक्शन ऑफ द जनरेटर फील्ड टर्मिनल, अगर जनरेटर के हम फील्ड टर्मिनल चेंज कर देंगे तो उसके टर्मिनल वोल्टेज चेंज हो जाएंगे, जब टर्मिनल वोल्टेज चेंज होंगे तो उसकी डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। MCQ नंबर 158 है, ये बहुत दफ़ा टेस्टों में आ चुका है। यूजली वाइड एंड सेंसिटिव स्पीड कंट्रोल इज़ रिक्वायर्ड इन केस ऑफ कॉलरी वाइंडर, इस मेथड में हमें जो है वो सेंसिटिव स्पीड रिक्वायर्ड होती है। 159 है, द रियोस्टेट मेथड ऑफ ब्रेकिंग, द ब्रेकिंग टॉर्क इज़ प्रोपोर्शनल टू, ये बेसिकली रियोस्टेट जितने भी मेथड होते हैं हमारे, ये ब्रेक मोटर को ब्रेक रोकने के लिए, क्योंकि कहीं पे हमें कुछ मशीन्स ऐसी होती हैं जो कि अगर खाली चलें या लो स्पीड पे चलें तो वो डैमेज करती हैं, तो इसलिए हमें उस केस में मोटर को जल्दी रोकना होता है। तो उसमें हमें मोटर की ब्रेकिंग के लिए, मोटर को रोकने के लिए डिफरेंट मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे लिफ्ट होती है तो लिफ्ट में भी मोटर को एक ख़ास पॉइंट पे रोकना होता है, तो इनमें भी जो है ब्रेकिंग के मेथड यूज़ किए जाते हैं। तो ये रियोस्टेट मेथड ऑफ ब्रेकिंग भी एक मेथड है, तो इसमें जो टार्क होता है वो प्रोपोर्शनल टू स्पीड होता है। 160 नंबर MCQs है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग इज़ इन ए शंट मोटर इज़ यूज्ड व्हेन, जब लोड हैज़ ओवरहालिंग करेक्टरिस्टिक्स हो तो उस वक्त हम रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी मेथड यूज़ करते हैं मोटर को स्टॉप करने के लिए। 161 है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग में हम मोटर को एज अ जनरेटर चलाते हैं। 161 है, द मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड ऑफ इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ DC मोटर जो है वो रीजनरेटिव ब्रेकिंग है। 152 है, फॉर नॉन रिवर्सिंग DC ड्राइव इट इज़ प्रेफर टू इम्प्लाई, उसमें डायनामिक ब्रेकिंग विद सेपरेट एक्साइटेशन हम यूज़ करते हैं। 163 है, विच ऑफ द फॉलोइंग DC मोटर इज़ यूज्ड फॉर इंटरमीडिएंट हाई टार्क लोड, तो उसमें कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर है। इंटरमीडिएंट हाई टार्क लोड कैसे होता है, जैसे पंचिंग मशीन है कि जैसे ही मशीन पंच करती है तो मोटर पे लोड आता है, लेकिन जैसे ही मशीन जो पंचिंग पूरी हो जाती है तो मोटर पे लोड ख़त्म हो जाता है। तो इस केस में हम कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर यूज़ करते हैं, क्योंकि कम्युलेटिव कंपाउंड में क्या होता है कि जैसे ही मोटर पे लोड आता है तो मोटर का जो टार्क होता है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि इसमें सीरीज़ फील्ड भी होती है, तो इसलिए इसका जो टार्क होता है वो हाई होता है, तो इसलिए हम कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर वहाँ पे प्रेफर करते हैं। 164 है, DC सीरीज़ मोटर आर बेस्ट सूटेड फॉर ट्रैक्शन बिकॉज, इसमें टार्क इज़ प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द आर्मेचर करंट होता है और स्पीड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टार्क भी होती है। 165 है, विच DC मोटर शुड नॉट बी यूज्ड फॉर सेंट्रीफ्यूगल पंप, तो ये सीरीज़ मोटर है। 166 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज़ मोस्ट इकोनॉमिकल फॉर फाइंडिंग द नो लोड लॉसेज ऑफ लार्ज DC शंट मोटर, तो ये स्विन बर्नर टेस्ट है। जो स्विन बर्नर टेस्ट है ये नो लोड लॉसेज फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जितने भी टेस्ट हैं DC मोटर के, ये हमने DC मोटर वाला जो चैप्टर है हांडा का उसमें डिस्कस किए थे, तो अगर आपने वो चैप्टर कवर नहीं किया तो पहले वो कवर कर लें। 167 है, रिटार्डेशन टेस्ट इन केस ऑफ शंट मोटर एंड जनरेटर इज़ यूज टू डिटर्मन, ये स्टे लॉसेस को फाइंड करने के लिए। स्टे लॉसेस कौन से होते हैं, जैसे जो कि हमें पता नहीं होता लेकिन वो एक्चुअली मोटर में हो रहे होते हैं, जैसे उसका फ्लक्स का लीकेज है वो हो रहा होता है लेकिन हम उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते कितना हो रहा है, ठीक है। इस तरह जो है वो कोई फ्रिक्शन का है, इस तरह के जितने भी लॉसेस हैं वो सारे उनको हम स्टे लॉसेस बोलते हैं। 168 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट ऑन DC मशीन नीड मिनिमम ऑफ 2 मशीन, तो ये बैक टू बैक टेस्ट है जिसमें हमें 2 मशीन रिक्वायर्ड होती हैं। उसके बाद 169 है, ये बहुत दफ़ा टेस्ट MCQ टेस्टों में आ चुका है। होपकिंसन टेस्ट ऑन DC मोटर इज़ कंडक्टेड एट, ये फुल लोड पे कंडक्ट किया जाता है। 170 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट कैन बी कंडक्टेड ऑन अदर देन शंट मशीन, तो ये फील्ड टेस्ट है। 171 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट ओनली 1 मोटर इज़ रिक्वायर्ड, तो ये ब्रेक टेस्ट है। ये ब्रेक टेस्ट आमतौर पे हम जो है वो छोटी मशीनों पे, स्मॉल मशीनों पे करते हैं, क्योंकि इसमें हम जो रूटर है उसको स्टॉप कर देते हैं, रोक लेते हैं। 172 है, द स्विन बर्नर टेस्ट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग DC मशीन, तो ये स्विन बर्नर टेस्ट सीरीज़ मोटर में नहीं कर सकते, क्योंकि स्विन बर्नर टेस्ट में हम नो लोड लॉसेस फाइंड करते हैं, तो DC सीरीज़ मोटर को हम नो लोड पे नहीं चला सकते, तो इसलिए स्विन बर्नर टेस्ट DC सीरीज़ मोटर पे कंडक्ट नहीं करते।
173 है द डीसी मोटर आयरन लॉस अकर इन, ये आपका जो आयरन लॉस होता है वो आपके आर्मेचर के कंडक्टर में हो रहा होता है, क्योंकि आपके आर्मेचर में भी वाइंडिंग होती है। इन 174 नंबर एमसीक्यू द डीसी मशीन मैक्सिमम लॉस अकर ड्यू टू, ये कॉपर लॉस से जो है मैक्सिमम लॉस होता है। 175 है द नॉमिनल पावर प्रिंटेड ऑन द नेम ऑफ प्लेट ऑफ द एनी मोटर सिग्निफाइज दैट, ये आउटपुट पावर एट द शाफ्ट होती है, जो शाफ्ट पे आपको पावर मिलेगी। 176 है द फॉलोइंग कंट्रोल मेथड प्रोवाइड अ कांस्टेंट टार्क ड्राइव, तो ये आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड है। 177 है डीसी शंट मोटर इफ द सप्लाई वोल्टेज इज रिड्यूस 15% द फॉलोइंग क्वांटिटी विल इंक्रीज, तो उसकी जो फुल लोड स्पीड है वो इंक्रीज हो जाएगी। 178 है ड्यूरिंग नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ सीरीज मोटर इफ द फील्ड सर्किट सडनली ओपन द मोटर स्पीड विल इंक्रीज, क्योंकि नॉर्मल ऑपरेशन डीसी मोटर इफ द फील्ड, क्योंकि जब उसका फील्ड सर्किट ओपन होगा तो उसका जो फ्लक्स है वो रिड्यूस हो जाएगा, जब फ्लक्स रिड्यूस होगा तो स्पीड उसकी इंक्रीज होगी, क्योंकि फ्लक्स और स्पीड के जो रिलेशन है वो इन्वर्स रिलेशन है। 179 है इन ओवरलोड डीसी मोटर मेन डेंजर अराइज ड्यू टू, ये ओवर हीटिंग ऑफ वाइंडिंग होती है, जब मोटर ओवरलोड हो तो उसकी वाइंडिंग ओवर हीट होना स्टार्ट हो जाती है। 180 नंबर एमसीक्यूज है द मैक्सिमम परमिटेड टेम्परेचर इन डीसी मोटर वाइंडिंग इज यूजुअली, तो इसका जो मैक्सिमम परमिटेड टेम्परेचर है ये 40 to 50 डिग्री है, लेकिन एक्चुअली होता तो 100 के करीब, मतलब 70-80 तक चला जाता है, लेकिन यहाँ पे वो 40 to 50 बोल रहा है। 181 है द जनरेटेड ईएमएफ एंड द करंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन इन केस ऑफ, ये डीसी मोटर में अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। 182 है इन सिंपल मैग्नेटिक रिले आर्मेचर इज इन ओपन पोजिशन as the armature move toward the yoke under the influence of magnetic force, air gap flux density and f frequency vary as under, ये अगर आपकी फ्रीक्वेंसी और जो फ्लक्स है वो वेरी होगा तो आपकी toward the yoke under influence of magnetic force, air gap flux density, अच्छा एयर गैप फ्लक्स डेंसिटी और जो आपकी मैग्नेटिक फोर्स है वो बोथ इंक्रीज़ करेंगे। जब आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीज़ करेगी तो आपकी जो मैग्नेटिक फोर्स है वो भी इंक्रीज़ करेगी। 183 है स्टार्टर ऑफ डीसी मोटर आल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द मोटर अगेंस्ट डैमेज ऑफ, ये अब हम डिस्कस कर चुके हैं, वो शॉर्ट सर्किट भी प्रोवाइड करेगा, फॉर लॉन्ग टर्म ओवरलोड की भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा और एक्सेसिव स्टार्टिंग करंट की भी प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड करेगा। उसके बाद है आपका एमसीक्यूज़ नंबर 188 है स्पीड कंट्रोल बाय द वेरिएशन ऑफ द फील्ड फ्लक्स रिजल्ट इन, जो फील्ड फ्लक्स से हमारी स्पीड कंट्रोल होती है उसको हम कांस्टेंट पावर ड्राइव बोलते हैं। 189 नंबर है स्पीड कंट्रोल बाय वेरिंग द आर्मेचर करंट रजिस्टर ऑफर द कांस्टेंट टार्क ड्राइव। अब इनको याद कैसे आपने रखना है, जैसे स्पीड कंट्रोल बाय वेरिएशन ऑफ द फील्ड है वो कांस्टेंट पावर ड्राइव है, स्पीड कंट्रोल बाय वेरिंग द आर्मेचर सर्किट है ये 189, तो इसको हम कांस्टेंट टार्क ड्राइव बोलते हैं। ये आपने ऐसे याद रखना है कि जैसे आपको पता है कि टार्क इज़ अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर्मेचर करंट, ठीक है, हमें ये रिलेशन पता है ना डीसी सीरीज़ मोटर में और शंट मोटर में। डीसी सीरीज़ मोटर में आर्मेचर करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और डीसी शंट मोटर में टार्क इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट के। तो आपने इसे याद रखना है कि जब आर्मेचर सर्किट की बात करेगा तो कांस्टेंट टार्क ड्राइव आपने बोलना है, जब फील्ड की बात करेगा तो पावर ड्राइव। ये दो आपने याद रखने हैं, कांस्टेंट टार्क ड्राइव और कांस्टेंट पावर ड्राइव। जब आर्मेचर आ जाएगा तो उसका मतलब है आर्मेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर्मेचर करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टार्क, तो आपने कांस्टेंट टार्क ड्राइव पे जाना है। 190 नंबर एमसीक्यू द वोल्ट एम्पेयर इक्वेशन ऑफ लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर है, तो VT इज इक्वल टू EA प्लस IA RA प्लस RS। 191 है द डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी मोटर ड्राइव्स अ कांस्टेंट टार्क लोड इफ सीरीज फील्ड वाइंडिंग एट शॉर्ट सर्किटेड देन, तो उसकी जो आर्मेचर करंट है वो डिक्रीज होगा और उसकी जो स्पीड होगी वो फॉल करेगी डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में, क्योंकि डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में जब आप सीरीज़ उसकी फील्ड शॉर्ट करेंगे, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में जब आप उसकी सीरीज़ फील्ड शॉर्ट सर्किट करोगे तो उसका जो मेन फ्लक्स होता है वो इंक्रीज़ करेगा। जब मेन फ्लक्स इंक्रीज़ करेगा तो उसकी जो स्पीड होगी वो डिक्रीज़ करेगी, तो स्पीड आपकी जो फॉल करेगी। देन एमसीक्यूज़ नंबर 192 है अ कम्युलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर ड्राइव कांस्टेंट पावर लोड इफ़ द सीरीज़ फील्ड वाइंडिंग गेट्स शॉर्ट सर्किटेड। अगर कम्युलेटिव कंपाउंड में सीरीज़ फील्ड वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट होगी तो आपका जो फ्लक्स होता है
कम्युलेटिव कंपाउंड में अगर सीरीज फील्ड हो तो आपका जो फ्लक्स होता है वो डिक्रीज करता है। जब फ्लक्स डिक्रीज करेगा तो आपकी जो स्पीड होगी मोटर की वो इंक्रीज होगी। आर्मेचर करंट इंक्रीजेज एंड स्पीड also rises। 193 है फॉर पी पोल मशीन रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिकल डिग्री एंड मैकेनिकल डिग्री गिवन बाय, तो इलेक्ट्रिकल डिग्री इज इक्वल टू पी बाई 2 इंटू मैकेनिकल डिग्री, इसका होता है रिलेशन। 194 है इफ द फील्ड वाइंडिंग ऑफ द अनलोडेड डीसी शंट मोटर गेट्स ओपनड वाइल रनिंग इट विल स्टॉप। 195 है अ डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर delivers rated load torque at rated speed if the series field is short circuited the armature current and the speed will both increase। क्योंकि जब आपका कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर में डीसी सीरीज फील्ड शॉर्ट सर्किट होता है तो उसका जो फ्लक्स होता है वो रिड्यूस हो जाता है। जब फ्लक्स रिड्यूस होगा तो स्पीड और उसका जो आर्मेचर करंट है वो दोनों इंक्रीज कर जाएंगे। 196 है डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर are operating satisfactorily where supplying power to a infinite bus when the mechanical power supply from the prime mover failed the machine will run as, तो वो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर बन जाएगा with direction same speed as same as before। 199 नंबर MCQs है इन डीसी मशीन द डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इज ड्यू टू, क्योंकि जो डीमैग्नेटाइजेशन का इफेक्ट है वो मैग्नेटिक सैचुरेशन ऑफ द हाफ ऑफ द फील्ड पोल की वजह से होता है। कि जो आपकी मैग्नेटिक सैचुरेशन का मतलब है, डीमैग्नेटाइजेशन का मतलब है, आर्मेचर रिएक्शन का मतलब है कि आपका जो आर्मेचर के कंडक्टर का जो फ्लक्स है वो आपके मेन फ्लक्स को रिड्यूस कर रहा है। जब वो रिड्यूस कब करेगा, जब मैग्नेटिक सैचुरेशन होगी इन हाफ ऑफ द फील्ड पोल, के हाफ ऑफ द फील्ड पोल में ज़्यादा फ्लक्स होगा, दूसरे पोल में जो फ्लक्स होगा वो कम होगा। बेसिकली क्या करेगा, जब आर्मेचर रिएक्शन आपके जो फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन है उसको रेडियल कर देगा तो उस वक्त आपका जो है वो डीमैग्नेटाइजेशन का इफेक्ट आएगा। 200 नंबर MCQs है प्लगिंग ऑफ डीसी मोटर इज़ नॉर्मली डन बाय, तो ये रिवर्सिंग द आर्मेचर पोलैरिटी है। अगर आर्मेचर की जो पोलैरिटी है उसको अगर हम रिवर्स कर दें तो इसको हम जो है वो प्लगिंग बोलते हैं। ये भी बेसिकली आपका मोटर को रोकने का एक मेथड है। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 5। तो रिमेनिंग MCQs हम पार्ट नंबर 6 में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो हमारे चैनल पे आपको हांडा, BL थराजा, VK मेहता के तमाम चैप्टर, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के जो है वो इस तरह लेक्चर मिलेंगे और जो है वो पास पेपर्स के सलूशन और इस तरह जो है वो और आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलो रिमेनिंग MCQs इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे।